what is the difference between mass and weight, what is mass, what is weight, and how does it change from place to place. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम एक नए चैप्टर को लेकर आ गए हैं, एक नए वन शॉट चैप्टर को, जो कि जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के हम वन शॉट वीडियो में पूरा पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को समराइज करके पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले ग्रेविटेशन क्लास 9th या क्लास 9th का चैप्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9th। वन शॉट वीडियो में आज हम देखेंगे पूरा। हम अपने पहले टॉपिक को, जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन को हम शुरू करते हैं। तो ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है, जैसे सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, जैसे कोई एप्पल अगर ऊपर से छोड़ा जाता है तो वो नीचे क्यों गिर जाता है, क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ से और एप्पल से। वही फोर्स नेसेसरी होता है टू प्रोड्यूस मोशन इन आवर बॉडी। कोई भी फोर्स जो होता है हमारे शरीर को मोशन में लाने के लिए फोर्स का यूज होता है। जैसे इसको अगर हम छोड़ दें अभी तो नीचे गिर गया, क्योंकि इसमें मोशन लगता है, फोर्स क्रिएट होता है। तो उसी ने तब हमें पता चला, जैसे एक मान लीजिए स्टोन ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम ए हाइट, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट। किसी हाइट से जब स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, जब यह जमीन पर आता है डाउन टूवर्ड्स अर्थ, मान लीजिए अर्थ पर आ गया डाउन टूवर्ड्स अर्थ, ये जो फोर्स का मतलब आदान प्रदान होता है, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। इसे हम किसी स्टोन को ऊपर से छोड़ते हैं, नीचे तुरंत गिरता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि एप्पल फॉल्स डाउन द ट्री टूवर्ड्स द अर्थ। जब पेड़ से नीचे गिरता है एप्पल, तो बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ जो होती है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है एप्पल जब पेड़ में लगा रहता है उससे और धरती से। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ से टूट कर वह गिर जाता है नीचे। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मेक्स एप्पल डाउनवर्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। जब वह एप्पल नीचे गिर जाता है, इसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। तो इसी को कहते हैं हम ग्रेविटी, या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या करता है, जैसे हम देखिए एप्पल, तो एक एग्जांपल देख ही लिए हैं कि एप्पल नीचे गिरता है। जो बारिश होती है हमारी, रेन, जैसे क्लाउड बनता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब ज़्यादा होती है तो ऊपर से बारिश की बूंदें नीचे आने लगती हैं। या हम देख लेते हैं नदी का पानी जब फ्लो होता है, फ्लो वो चाहता तो कांस्टेंट रह सकता था, मतलब कि एक जगह पर स्टेबल हो सकता था, लेकिन वो हमेशा फ्लो होता रहता है निरंतर, क्योंकि ग्रेविटी के कारण। अर्थ के पास ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी हमेशा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो हमेशा फ्लो होता रहता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो पहले देख लेते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सारे ऑब्जेक्ट जो हैं यूनिवर्स के, कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, विथ अ सर्टेन फोर्स, एक सर्टेन मतलब फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम देखते हैं, जैसे जब यह सर्टेन फोर्स से कंबाइन करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास m1 है, और ये दूसरा है ऑब्जेक्ट b है, इसका मास m2 है। तो इसके बीच में जब डिस्टेंस है हमारे पास r1, मान लीजिए r है, तो यही हम जब कह रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यह दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे विथ अ सर्टेन फोर्स, एक फोर्स से। वही फोर्स हमें निकालना है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस,
m1 इसका है, m2 इसका है, यही लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली को लिखते हैं 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको r कहे हैं, यही है हमारा डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई करके। अभी तो हम इसको देखे हैं, अभी इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं, इसको मैथमेटिकली हम देखेंगे। मैथमेटिकली अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। इसे हमारे पास देख लीजिए, एक है A और दूसरा है हमारे पास B। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसके बीच की सेपरेशन कितनी है r। तो अभी हम देखेंगे जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, और जो फोर्स है ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लिखे थे, लेकिन इस किसका होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर के डिस्टेंस की क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। जब प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आ जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर। अब देखिए जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी जब यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ देखते हैं F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब पूछेंगे भैया यहाँ पर G क्या होता है, इसी G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी हम चलेंगे वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखते हैं हम पहले, इसमें हमारे पास है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमारे पास पहले से हम इसको डिराइव कर चुके हैं। तो पहले देखते हैं यूनिट ऑफ G क्या होता है। पहले इसको यूनिट निकाल देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यूनिट ऑफ G होता है, G इक्वल टू लिखेंगे हम, इसको लेकर चले जाएंगे इधर, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहाँ इसको हम पहले कर देते हैं इरेज, बाद में इसको लिखकर फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास G की जो यूनिट है फोर्स की होती है न्यूटन, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मास m1 है, मास m2 है, तो हो जाएगा kg स्क्वायर, क्योंकि kg इंटू kg होता है, मास का होता है kg, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो हमारा हो जाएगा G का यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, यही होती है हमारी यूनिट। kg -2 क्यों की हो गया, क्यों इसको ऊपर लेकर गए, तो ऊपर हमेशा जो होता है पावर वो निगेटिव हो जाती है। हम यूनिट निकाल लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G की हम वैल्यू निकालेंगे। तो यूनिट हो गया, यूनिट आप लोग देख चुके। तो वैल्यू ऑफ G जो होता है, वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ G होता है कैपिटल G, ये तो स्मॉल g है, when F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन, डिस्टेंस जो होगा 1 मीटर होगा, मास जो होगा m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg। जब ये सारी वैल्यू को हम लेंगे, फोर्स को 1 न्यूटन लेंगे, रेडियस को 1 मीटर लेंगे, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, दोनों जो मास होगा हमारा 1 kg होगा। तो हो जाएगा हमारा
F इक्वल टू जी, तो हमारा जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होगा। तो आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं रियल द वैल्यू ऑफ जी हम लोग निकालेंगे। तो जो हमारा रियल वैल्यू ऑफ जी होता है वो साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है, साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है। जो हमारा वैल्यू होता है जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये हमारी वैल्यू जो होती है जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हमारी वैल्यू ऑफ जी होती है। ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन ये हमारी जो होती हैं, आप एक इसका नोट है, नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये बहुत ही वीक फोर्स होती है, वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कि फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसी पर एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है जो कि है कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग द ग्राउंड। एक बाल है जो कि ग्राउंड पर लाई किया गया है, उसका फोर्स को कैलकुलेट करना है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, अभी हम इसको डिराइव किए थे या निकाले थे, देखे थे। उसके बाद हमें दिया गया है m1 है हमारे पास 1 kg। पहले हम सारे गिवन लिख लेंगे। m2 हमारे पास गिवन है पहले से, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या है 10⁻24 kg। और फिर हमारे पास रेडियस दिया गया है, रेडियस जो है ये है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब देखिए हमारे पास किलोमीटर में तो था नहीं, मीटर में था। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर, तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो हमारे पास ये आ गया m1 m2 r। अब हमारे पास g की वैल्यू अभी हम निकाले थे, वैसे दिया रहता है ज़्यादा से ज़्यादा केस में होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये हमारी वैल्यू होती है जी की। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे, तो हो जाएगा F इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई, फिर हमारा हो जाएगा m1 कितना है 1 kg, फिर दूसरा हमारे पास 6 इंटू 10⁻, इसको रफ कर दे रहे हैं, यहाँ से लिख लीजिए 6.4 इंटू 10⁻24 अपॉन, फिर हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स की क्वांटिटी होती है न्यूटन, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना था। तो अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.8 न्यूटन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.8 न्यूटन। इसको अगर सॉल्व करेंगे जब आप एक क्वांटिटी को, तो आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन पहले हम उससे पहले देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड सोलर सिस्टम टुगेदर। इसका क्या मतलब होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सोलर सिस्टम को कैसे एक सही दिशा में, जैसे अर्थ हो गया, सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर, सबको कैसे एक सही लेयर में कंबाइन करके रखता है, होल्ड टुगेदर, अपने साथ साथ रखता है। जैसे कभी अर्थ और नेपच्यून आपस में टकराते क्यों नहीं, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब एक निश्चित दूरी पर रहते हैं, एक फिक्स दूरी पर रहते हैं, वो कभी आपस में टकराते नहीं हैं। वैसे अपनी अपनी सबकी एक होता है, जैसे इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसे उसकी दूसरी फोर्स होती होगी, इसी की तरह सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन थर्ड लॉ का क्या इसमें यूज होता है ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी सेकेंड ऑब्जेक्ट,
जैसे कोई पहला ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाता है, हमारा थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही दूसरा वाला लगाएगा। वैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी सेकेंड ऑब्जेक्ट, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन इक्वल टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना सेकेंड ऑब्जेक्ट लगाता है। वैसे ही लिखा गया है अर्थ एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जैसे धरती किसी की ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी उसी रेट से धरती पर फोर्स लगाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी हम देख रहे हैं अर्थ एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहता है, एक्सर्ट फोर्स ऑन अर्थ इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे धरती ने इधर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट ने उसके अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो F इक्वल टू एम में, A इक्वल टू एफ बाई एम, तो यही हो जाएगा हमारा A जो होता है, ये हो जाएगा G, स्मॉल g, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए चलते हैं देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। जो टॉपिक है फ्री फॉल, ये फ्री फॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए देखते हैं। द फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है, फ्रीली फॉल मतलब कि जब इसको छोड़ते हैं ये सीधा हमारा क्या होता है, फ्रीली फॉल होता है। तो ये इसकी ग्रेविटी जो होती है स्मॉल जी, और जो हमेशा एक्सीलरेशन जो होता है इसका कांस्टेंट बढ़ता है। कांस्टेंट कैसे बढ़ता है, जैसे देख लीजिए, पहले यहाँ से चला, इसकी स्पीड ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, मतलब कांस्टेंट इसका स्पीड जो होता है बढ़ता रहता है। तो वही कहा जाता है कि द फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ एंड स्मॉल जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो फिर एक हमारे पास नोट है, इसको लिख लीजिए, नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है, इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई दो चीज़ साथ में आप गिराइए, वो ये मास पर डिपेंड नहीं करता, चाहे एक पत्थर गिराइए चाहे एक मार्कर, अगर एक सेम हाइट से गिराई जाती है तो दोनों साथ में ही गिरती है। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ इट्स बॉडी, केवल यह कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गिरेगा। जैसे एक बार फिर अचानक तेजी से गिरेगा, फिर उसके बाद बढ़ता चला जाएगा, जैसे कांस्टेंट रेट हमेशा इंक्रीज करता रहेगा एक्सीलरेशन। आप गाड़ी चलाते हैं, फिर धीरे 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 आप स्पीड देते रहते हैं। वही कहा जा रहा है कि द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं दो साथ में, उसका मास पर डिपेंड नहीं करेगा और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जैसे मान लीजिए दो सेब लगे हैं, दोनों सेम टाइम पर गिरते हैं, तो उसका मास पर नहीं डिपेंड करेगा कितना वजन है कितना नहीं, वो कांस्टेंट रेट से बढ़कर नीचे ज़मीन पर आ जाएगा। क्योंकि अगर वहीं पर अगर सेंटर ऑफ मास पर आप जाते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ पर जाते हैं आप, तो सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी हमारी जीरो होती है। जब हमारी ग्रेविटी जीरो होती है तो वहाँ पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये देखते हैं, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू जी। हमारे पास F इक्वल टू एम जी होता है, F इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जब दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ गई।
तो इससे दिखाता है कि जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो हमारी जो जी की वैल्यू होगी ये डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, मान लीजिए नीचे की तरफ आते हैं, हमारी डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस कम होगी और हमारी जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये हमारा पहला नोट पॉइंट था कि जब हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, अगर हम नीचे आते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ती है। हमारा दूसरा नोट पॉइंट है। तीसरा नोट पॉइंट है, जब हम इक्वेटर पर जाते हैं तो हमारी डिस्टेंस जो होती है जीरो हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर पर मैक्सिमम हो जाती है और हमारी जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इक्वेटर पर हमारी जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, उसको समझते हैं। लेकिन एक बार जी की एक विशेष होती है बात, जी जो होता है मास पर डिपेंड नहीं करता। जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। जो जी हमारा होता है मास पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या इसमें रोल प्ले करता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में? तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है नॉर्मली होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हम एक इसके पहले वाली वीडियो में इसको हम बता चुके हैं। फिर जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आता है तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, जो हमारा a होता है एक्सेलरेशन होता है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। इसमें हो जाता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। फिर इसमें हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। तो हमारे में हो जाता है यहाँ पर जी जी जी। अब देखिए यहाँ पर मेन याद रखने वाली बात, जब जी हम ऊपर जाएंगे तो हमारा -9.8 मीटर पर सेकेंड होगा स्क्वायर। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे कुछ चीज़ ऊपर लेते हैं, जैसे यहाँ से इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो हम लेंगे माइनस। अगर वही चीज़ हम नीचे लेकर आ रहे हैं, ये सब नोट कर लीजिए, जब ऊपर जाएंगे तो -9.8 होगा, जब नीचे आएंगे तो +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जी की वैल्यू क्या होगी, जब नीचे आएंगे तो प्लस होगा, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे प्लस और माइनस का। आइए देखते हैं। तो आइए जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज है उसको एस्टिमेट करना है। ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक स्टोन है हमारे पास, एक पत्थर है, उसको ड्रॉप किया जाता है, ऊपर से छोड़ा जाता है। अगर आप ब्रिज पर खड़े हुए, एक आप सिनेरियो अपने दिमाग में क्रिएट करिए, एक आप ब्रिज पर खड़े हैं, ब्रिज से एक स्टोन आप ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड लगता है इसको। यहाँ पर मान लीजिए रिवर है, फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए इसको 2 सेकेंड लगता है टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज, यही हमको निकालना है, इसकी हाइट निकालना है। तो हमारे पास दिया गया है, क्या है दिया गया है, पहली बात तो हमारे पास दिया गया है टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो होती है u जो होती है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। यस को हम ले लेंगे एच, हाइट, यू टी हमारे पास u 0 है, टाइम 2 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ। अब यहाँ पर यही हमें दिक्कत होती है कि g को प्लस लें कि g को माइनस लें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि g को प्लस लें, प्लस g और माइनस g, इसी को निकालने के लिए अब यहाँ प्रॉब्लम होती है। देखिए जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमेशा प्लस g लीजिए। अगर यही होता है कि आप नदी में से पत्थर को फेंकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकेंड में टू टच द ब्रिज, तो तब हम लेते हैं -g। अगर आप यहाँ पर खड़े होते, यहाँ पर,
और यहाँ से पत्थर को फेंकते तो -g लेते, अगर ऊपर से आप ड्रॉप किए हैं तो +g लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा +gt स्क्वायर, सॉरी g की वैल्यू कितना है 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 0 + ½ इंटू 9.8 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, एक 19.6 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ ब्रिज पता चल गई, हाइट ऑफ ब्रिज कितनी होगी 19.6 मीटर हाइट ऑफ ब्रिज होगी। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो हमें बताइएगा, हम उसका अलग वीडियो बनाएंगे एक न्यूमेरिकल का। तो चलते हैं, इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट एंड हाउ डज इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मून पर इसका इफेक्ट क्या है, लिफ्ट में इसका इफेक्ट क्या है, तो आइए समझते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, जैसे आप मास जो होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे आपका शरीर का वजन 50 किलो है तो समझ लीजिए आपका वो है मास, वो कभी बदलता नहीं है। तो दूसरा है स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं, मास हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी। जैसे आपका वेट सब कहते हैं कितना है, वो समझ लीजिए 50 किलो आपका मास है, मास कभी बदलता नहीं है। मास जो होता है कांस्टेंट होता है, डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, चाहे आप धरती पर रहिए तब भी आपका 50 किलो रहेगा, आप चांद पर चले जाइए तब भी आपका 50 ही किलो रहेगा। मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं होता है, चाहे आप धरती पर रहिए चाहे चांद पर जाइए, वहाँ ग्रेविटी से आपका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मास का कोई इफेक्ट नहीं होता है। आइए समझते हैं वेट का। इट इज ए फोर्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, तो पूछेंगे भैया इसका क्या मतलब होता है कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो वेट क्या। जैसे 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 जी चेंज होती है हमारी, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं लिफ्ट में तो हमें लगता है कि हम बहुत हल्के होते जाते हैं, तो जी डिक्रीज होती है तो हमारा वेट डिक्रीज होता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो जी इंक्रीज होती है और हमारा वेट भी इंक्रीज होता है। F इक्वल टू mg होता है, तो वही कह रहा है कि इट इज ए फोर्स, यह एक फोर्स है, इसकी भी यूनिट क्या होती है न्यूटन, जो फोर्स की यूनिट होगी वही इसकी भी होगी। तो W इक्वल टू mg इसका फॉर्मूला है, W इक्वल टू mg। वेट ऑन सेंटर ऑफ अर्थ बिकम जीरो। अब पूछेंगे भैया सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट क्यों जीरो हो जाता है, तो क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पर जो हमारी ग्रेविटी होती है स्मॉल जी की वैल्यू होती है जीरो, तो W इक्वल टू mg होता है, तो जब g जीरो तो W जीरो, तो हमारा वेट भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर है वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, वेट हमारा क्यों प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारी जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है, हमारा वेट भी डिक्रीज होता है, नीचे आते हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, हमारा वेट भी इंक्रीज होता है। तो एक नोट है हमारा 10 रुपये का नोट है, 10 रुपीज़ नोट, इसमें है जैसे जैसे जी बदलेगी वैसे वैसे वेट बदलेगा। आप यही याद कर लीजिएगा वेट के लिए, जैसे जैसे जी हमारी बदलेगी वैसे वैसे हमारा वेट बदलेगा। मास कभी बदलता नहीं है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।